नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं कम्मट्टजनियवेयणं वैश्वमुत्तिन्नैर्जिनेणमिवं वेयणमाहियारं विविहहियारं परुवेमो। एकशे 65। हाँ अभी यहाँ पर पृष्ठ 260 पर चलना है। और पीछे की क्या शंका है? हाँ अब यहाँ पर अपने वो 5 आए थे ना, उतने उन्होंने बताया ना 5 मतलब वो जितने वो हानि की उसमें से उपरिम विरलन में से, और उसके द्वारा विकल्प प्रक्षेप बनाए, तो उतने विकल्प प्रक्षेप कम होने पर यहाँ पर उतने उसमें जितने सकल प्रक्षेप आते हैं, उन विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप होते हैं उतने योग स्थान नीचे उतर करके वो बांधता है आयु। नहीं वो कैसे वो यहाँ पर वो दिखाया। ये मतलब यहाँ पर 5 में 3 के ऊपर कम हो गए ना, इसलिए ऊपर 3 और 3/4 इतने कम हो गए। यदि विकल्प प्रक्षेप बाहर 4 ही रहते तो वो 3 हो जाते सकल प्रक्षेप, लेकिन ये 5 पन्ने माने इसलिए यहाँ पर 3 से ऊपर हो गए सकल प्रक्षेप, 3 और पौन हो गए ऊपर। जब विकल्प प्रक्षेप भागाहार प्रमाण कम होंगे तो यहाँ पर उसमें 1 कम सकल प्रक्षेप होंगे, ऐसा लगाना उसे। हाँ हाँ 4 है ना विकल्प प्रक्षेप भागाहार, तो इसलिए मतलब 4 किया तो वहाँ 3 आया बराबर, क्योंकि 285 गुणित 4 बराबर वो 1140 हुआ, और 380 गुणित 3 बराबर 1140 हुआ, और वहाँ पर 5 बराबर 95 गुणित 4 बराबर है 95 गुणित 5 आए ना, 285 गुणित 5 बराबर हुआ 380 गुणित 3.3/4 ऐसा होता है। 4 हो तो वो 3 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो 4 से ज्यादा हुए ना, 5 हुए, इसलिए वहां पर वो हाँ नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं 6-5 नहीं, वो विकल्प प्रक्षेप भागाहार हो तो उसमें 1 कम करेंगे, बीच बीच का है तो वो उसमें 1 का ही अनुपात रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने तक पूर्व भव में उत्कृष्ट बंधक काल में एक समय का योग 1-1 प्रक्षेप कम करते जाना, फिर इसके बाद दूसरे जलचर भव में उत्कृष्ट बंधक काल है, उसमें एक समय तक सकल प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण योग स्थान कम करके बांधना। ये सकल प्रक्षेपक म्हणजे उसमें से जितने अपन ने सकल प्रक्षेपक निकाले ना निकाले वो उतने कम योग स्थान कम करके बांधना। अभी ऊपर बताया ना उन विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप होते हैं उतने योग स्थान नीचे उतरना, वही भाव यहाँ पर बताया है। इस प्रकार तब तक उतारना जब तक उसके योग्य असंख्यात योग स्थान उतरकर वह समय प्राप्त होता है।
चल 260 पेज पर चल रहे हैं। पुनः इस प्रकार इस विधान से तब तक उतारना चाहिए जब तक उत्कृष्ट बंधक काल मात्र सब समय जगन्य योग स्थान को नहीं प्राप्त हो जाते। ऐसा एक समय में अपने योग स्थान कम किया था और उसमें जितना जगन्य योग स्थान मतलब एकदम जगन्य नहीं लेना, लेकिन उसका जितना हो सकता है जगन्य उतने, क्योंकि हर समय जगन्य योग स्थान में भी बंद नहीं होगा। तो सब समयों को जितने योग स्थान मतलब एक एक समय को एक एक कम कम करते हुए जितना जगन्य हो सकता है उतने जगन्य योग स्थान तक उसको उतारना। एक समय को जैसे उतारा ऐसे दूसरे समय को भी, तीसरे समय को भी, चौथे समय को भी एक विकल्प प्रक्षेपक कम करना, एक योग स्थान नीचे उतारना एक समय में, फिर एक विकल्प प्रक्षेप करना, दूसरा योग स्थान नीचे उतारना। इस प्रकार नीचे उतारते हुए एक समय में जितना कम हो सकता है वहां तक उतारना। फिर दूसरे समय को वो पहले उत्कृष्ट योग से बांधा हुआ जो जीव है उसमें फिर एक एक योग प्रक्षेप कम 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 करते जाना। और इधर का एक कम हुआ कि फिर इधर परभव संबंधी उतने सकल प्रक्षेपक कम होंगे, विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण वो विकल्प प्रक्षेप कम हुए कि यहाँ पर वर्तमान में जो बांध रहे हैं उसमें कम करना योग। हाँ, उधर करके फिर इधर करना, उधर करके फिर इधर करना, इस प्रकार। हाँ, पूर्व भाव में एक समय में योग कम करना, कम करते जाना, फिर विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम होंगे, उसमें जितने सकल प्रक्षेपक होंगे उतने यहाँ वर्तमान आयु के बंधक काल में एक समय में योग कम करना। फिर वापस वहां उसको वापस उत्कृष्ट योग से प्राप्त करा के वापस यहाँ उतारना। ऐसे सब समयों को जगन्य योग तक प्राप्त कराने तक कितने भेद हो जाएंगे अनुत्कृष्ट योग आयु के। दो समय वाले है कि 3 समय वाले कि 4 समय वाले वो अपन नहीं कह सकते। वहाँ जितना जगन्य होगा वो लेना आहे यहाँ पर। पण तसं आपलं झालं होतं, अजून कमी कसं करतात बघूया। नंबर 260 पेज नंबर 260 है। पुनः वरुण 6वी ओळ। पुनः इसी क्रम से द्वितीय झाले की इस प्रकार उतरकर स्थित हुआ जीव। इस प्रकार इस विधान से तब तक उतारना चाहिए जब तक उत्कृष्ट बंधक काल मात्र सब समय जगन्य योग स्थान को नहीं प्राप्त हो जाते। सभी समयों को जगन्य योग स्थान को प्राप्त कराना वहां पर। पुनः इस प्रकार उसके बीच में बहुत सारे भेद हो जाएंगे। स्थित हुआ जीव तथा उसके योग्य उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट बंधक काल तक आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात के परभविक आयु को जगन्य योग और उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा बांधकर बंधक काल के अंतिम समय में स्थित हुआ अन्य जीव, ये दोनों सदृश है। पूर्व भाव में तो उत्कृष्ट योग से और उत्कृष्ट बंधक काल लेना, क्योंकि हर समय इधर उतारने के बाद वापस वो पहले में आते हैं ना। वहां पर पहला जो जीव है उत्कृष्ट योग से और उत्कृष्ट बंधक काल से बांधा हुआ, उसको लेकर के इधर कम करते हैं वर्तमान भाव में। इस प्रकार वो वर्तमान भाव का जो सभी योग कैसे हो गए, जगन्य योग हो गए। तो वापिस वह पूर्व भाव में उत्कृष्ट योग से और उत्कृष्ट बंधक काल से आयु बांधा है और जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात के परभविक आयु को जगन्य योग और उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा बांधकर बंधक काल के अंतिम समय में स्थित हुआ अन्य जीव, ये दोनों सदृश है। पुनः इस जीव के काय कळलं जब वर्तमान भाव में असंख्यात योग स्थान नीचे उतर करके बांधता है, तो वापिस जब उस जीव को लेकर के हम वर्णन करते हैं तो वह जीव कैसा लिया, इतना म्हणजे इकडचा जीव कुठला घेतला, पण कौन सा लिया,
तो पीछे के भाव में जो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल से बांध रहा है, और अभी वर्तमान में इतना असंख्यात योग स्थान नीचे उतर के बांध रहा है, वो जीव पहले जीव के समान है। माने वहां पहले उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल से एक एक प्रक्षेप कम करते गए वह जीव। और दूसरा जीव ऐसा है कि इधर वर्तमान भाव में इतने सकल प्रक्षेप नीचे उतने योग स्थान उतर करके बांध रहा है, और पूर्व भाव में तो उत्कृष्ट बंधक काल और उत्कृष्ट योग से बांध रहा है, वो कम किया हुआ जीव। और ये दूसरा जीव की जो पूर्व भाव में तो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा बांधेगा, और वर्तमान में असंख्यात योग स्थान नीचे उतर रहा है। ऐसे बीच बीच में वो चार कसं करायचं त्याला, उत्कृष्ट बंध, पूर्व भावातला उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट योग आणि या भावामध्ये बांधला जाणारा योग खाली उतरून। उत्कृष्ट बंध आणि पूर्व भाव में एक समय में योग उतार करके इधर का उतारना, इधर का उतारने के बाद जो उतरा हुआ जीव है वो कौन सा लेना कि पूर्व भाव में जिसने उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल से बांधा है, ऐसा लेना। मतलब नीचे उतर करके जो स्थित जीव है पूर्व भाव में, उसकी तुलना किससे करेंगे? दूसरा जीव ऐसा है कि पूर्व भाव में तो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल से बांध रहा है, और वर्तमान भाव में इतने सकल प्रक्षेप कम उतने योग स्थान बांध रहा है, उससे वो तुलना करना दोनों की। एक जीव पूर्व भाव में जब आयु बांध रहे थे तो उसमें इतने इतने विकल्प प्रक्षेप कम करके मतलब उसमें आयु बंध किया है, और दूसरा जीव पूर्व भाव में तो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा बांध रहा है, और अभी वर्तमान की आयु इतने योग स्थान नीचे उतर करके बांध रहा है। ऐसा उसके पूर्व जीवों के तो यहाँ के जो है वो अधिक ही योग से बांधा हुआ है, लेकिन पूर्व भाव में उसका कम कम करते जाना। आगे पुनः इस जीव के द्रव्य के साथ जगन्य योग स्थान संबंधी प्रक्षेपक भागाहार को परभविक उत्कृष्ट आयु के बंधक काल से गुना करने पर जो प्राप्त हो, उतने सकल प्रक्षेपों से रहित विकृति गोपुच्छाओं में जितने सकल प्रक्षेप है, उतने मात्र द्रव्य को पूर्व कोटि के त्रिभाग में योग और अवलंबन करण द्वारा हीन करके जलचरों में आयु को बांधकर क्रम से जलचरों में उत्पन्न होकर पर्याप्तियों को पूर्ण करके कदली घात के बिना कदली घात के प्रथम समय में स्थित हुए जीव का द्रव्य सदृश होता है। अब इस यहाँ पर पुनः इस जीव के द्रव्य के साथ ये जगन योग और उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा वो बांध रहा है। बंधक काल तो उत्कृष्ट लेना और योग जगन्य लेना। बंधक काल के अंतिम समय में स्थित हुआ अन्य जीव, ये दोनों सदृश है। पुनः इस जीव के द्रव्य के साथ यह जो जगन योग के द्वारा जिसने बंध किया है, उस जीव के द्रव्य के साथ जगन योग स्थान संबंधी प्रक्षेपक भागाहार को, जगन योग स्थान के जो प्रक्षेपक भागाहार होगा उसको परभविक उत्कृष्ट आयु के बंधक काल से गुना करने पर जो प्राप्त हो, उतने सकल प्रक्षेपों से रहित विकृति गोपुच्छाओं में जितने सकल प्रक्षेप है, उतने मात्र द्रव्य को पूर्व कोटि के त्रिभाग में सकल प्रक्षेप जितने होंगे, उस विकृति को पुच्छाओं में सकल प्रक्षेप अभी पहले बनाए थे ना, वैसे उसके भी सकल प्रक्षेप बनाएंगे, तो उतने मात्र द्रव्य को पूर्व कोटि के त्रिभाग में योग और अवलंबन करण द्वारा हीन करके जलचरों में आयु को बांधा कर क्रम से जलचरों में उत्पन्न होकर पर्याप्तियों को पूर्ण करके कदली घात के बिना कदली घात के प्रथम समय में स्थित हुए जीव का द्रव्य सदृश होता है। मतलब अभी दूसरे भाव की आयु उसने बांधी नहीं है, पूर्व भाव में वो आयु बंध होने के पहले ही, मतलब कदली घात के बिना ही कदली घात के प्रथम समय में स्थित है, इसका अर्थ उसने आयु बंध नहीं किया है, उस जीव का द्रव्य सदृश है।
यहाँ ऊपर कौन सा आया? जगन योग और उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा बांधकर बंधक काल के अंतिम समय में स्थित हुआ जीव लिया ना, ये दोनों सदृश है। फिर पुनः इस जीव के द्रव्य के साथ, माने ये जगन योग और उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा जो बांधा हुआ जो जीव है, उस जीव के द्रव्य के साथ किसकी सदृशता बता रहे हैं? कि जिसने जगन योग स्थान संबंधी प्रक्षेपक भागार को परभविक उत्कृष्ट आयु के बंधक काल से गुना करने पर, पहले जैसे अपन उत्कृष्ट योग स्थान संबंधी प्रक्षेपक भागार को उत्कृष्ट बंधक काल से गुना किया था, वैसे यहाँ पर जगन योग स्थान संबंधी जो प्रक्षेपक भागार है उसको उत्कृष्ट आयु के बंधक काल से गुना करना, जो प्राप्त हो उतने सकल प्रक्षेपों से रहित, उतने वो जो लब्ध आएगा उतने सकल प्रक्षेपों से रहित विकृति गोपुच्छाओं में जितने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र द्रव्य को, अब ये पहले क्या था ना, उस सकल प्रक्षेपों से विकृति गोपुच्छाओं को कम करना, फिर उन विकृति गोपुच्छाओं से सकल प्रक्षेप कितने होते वो निकालना, तो जितने उसमें सकल प्रक्षेप होंगे उतने मात्र द्रव्य को क्या किया? पूर्व कोटि के त्रिभाग में योग और अवलंबन करण द्वारा हीन करके जलचरों में आयु को बंधाकर क्रम से जलचरों में उत्पन्न होकर पर्याप्तियों को पूर्ण करके कदली घात के बिना कदली घात के प्रथम समय में स्थित हुए जीव का द्रव्य सदृश होता है। अथवा और बताते हैं यहाँ पर अथवा परभविक आयु के उत्कृष्ट बंधक काल मात्र जो समय है वे उत्कृष्ट योग स्थान से लेकर जगन्य योग स्थान तक जैसे कहे गए स्थित है, वैसे ही पूर्व कोटि के त्रिभाग में बंध के समय भुज्यमान आयु के प्रतिबद्ध उत्कृष्ट आयु के बंधक काल प्रमाण समयों को भी योग और अवलंबन करण का आश्रय कर उत्कृष्ट योग स्थान से लेकर उसके योग्य असंख्यात गुणहीन योग तक उतारना चाहिए। इस प्रकार फिर पीछे एक विकृति गोपुच्छ से हीन एक समय प्रबद्ध में जितने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र द्रव्य से भुज्यमान आयु को कम करके स्थित हुआ जीव तथा पूर्व कोटि के त्रिभाग में उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा वो उसके योग्य जघन्य योग द्वारा आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात करके जघन्य योग व एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा परभविक आयु को बांधकर स्थित हुआ अन्य एक जीव, ये दोनों समान हैं। इस प्रकार जानकर परभविक आयु के बंधक काल को जगन्य करके स्थित हुआ जीव तथा प्रकृति गोपुच्छ अधिक दोनों ही द्रव्यों के समान पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात के प्रथम समय में परभविक आयु बंध के बिना स्थित हुआ अन्य एक जीव, ये दोनों समान हैं। इसने कदली घात किया है उसका और बिना कदली घात करके स्थित है, उन दोनों की सदृशता दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कम किया? आयु बंध में एक एक समय कम करते जा रहे हैं ना अभी यहाँ पर। इस प्रकार फिर पीछे एक विकृति गोपुच्छ से हीन एक समय प्रबद्ध में जितने सकल प्रक्षेप हैं उतने मात्र द्रव्य से भुज्यमान आयु को कम करके स्थित हुआ जीव तथा पूर्व कोटि के त्रिभाग में उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा उसके योग्य जगन योग द्वारा आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात करके जगन योग व एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा, या क्या किया? एक समय कम किया, अभी तक योग कम किया था ना, जगन योगों को प्राप्त कराया था सभी समयों को, अभी उसमें एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल किया। बंधक कालामध्ये आता कमी करायला लागली, बंधक काल में कम किया, जैसे अपन ने 3 माना तो दो लिया, 2 समय या जैसे ज्यादा है वहां पर जो भी असंख्यात समय उसमें एक कम करना, योग कमी होणार, योग द्वारा परभविक आयु को बांधकर स्थित हुआ अन्य एक जीव, दोनों समान है।
इस प्रकार जानकर, तुम्ही कुठं पण वाचलं? मी पूर्ण वाचलं. 261 पान. पुढचं 61 पानाचं 62 पानापर्यंत वाचलं. हाँ, तो यहाँ पर एक समय कम करके उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा, एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा परभविक आयु को बांधकर स्थित हुआ अनेक जीव दोनों समान है. इस प्रकार जानकर परभविक आयु के बंधक काल को जगन्य करके बंधक काल को अब एक एक समय कम करते जाना स्थित हुआ जीव तथा प्रकृति गोपुच्छ अधिक दोनों ही द्रव्यों के समान पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात के प्रथम समय में परभविक आयु बंधक के बिना स्थित हुआ अनेक जीव ये दोनों समान है. मतलब एक जीव ऐसा कि कदली घात किया और उसने बंधक काल में एक समय कम करके आयु बंध किया, ये ऊपर बताए दोनों समान है. इस प्रकार परभविक आयु के बंधक काल को जगन करके स्थित हुआ जीव बंधक काल एक एक समय कम करता गया और जगने बंधक काल में उसने आयु बंध किया. और दूसरा एक जीव कौन सा लिया कि उसकी जो प्रकृति गोपुच्छ अधिक दोनों ही द्रव्यों के समान पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु को बांधकर प्रकृति पूर्व भाव मतलब ह्याच्यामधलं लावावं लागेल ना, समान जलचरों में उत्पन्न होकर. अभी तक दोनों बंधकाल उत्कृष्ट ग्रहण किए थे और उसमें योग से बंध कम और अवलंबन करण द्वारा भुज्यमान आयु को कम किया था. अब बंधक काल में एक एक समय पूर्वोक्त विधि से कम करते जाना. इस प्रकार परभविक आयु के बंधक काल को जगन करके स्थित हुआ एक जीव तथा दूसरा एक जीव प्रकृति गोपुच्छ अधिक दोनों ही द्रव्यों के समान पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात के प्रथम समय में परभविक आयु बंधक के बिना स्थित हुआ. दोनों समान है, दोनों ही द्रव्यों के समान. क्या है यहाँ पर? मैंने एक जीव ऐसा है कि उसने आयु बंधक काल को जगने करके स्थित है और दूसरा एक जीव ऐसा है कि उसमें आयु बंधक काल जगन्य नहीं लेना लेकिन प्रकृति गोपुच्छ अधिक दोनों ही द्रव्यों के समान. अर्थात पहले जीव ने जगने बंधक काल के द्वारा परभविक आयु को बंध किया है और दूसरे जीव ने आयु बंध नहीं किया किंतु पूर्व में तत्प्रायोग्य आयु द्रव्य अधिक बांधा है. इसका अर्थ वो दोनों जीव ऐसे लिए ना, एक तो जगने बंधक काल के द्वारा परभविक आयु को बांधा है और दूसरे भाव में भी उसने कदली घात करके आयु का बंध किया है. लेकिन हाँ दूसरा जीव कैसा है कि जिसने आयु बंध नहीं किया है लेकिन पूर्व भाव में ही ऐसे आधिक योग के द्वारा उसने आयु बंध किया है. वो प्रकृति गोपुच्छादि कैसा कहा ना उन्होंने, तो पूर्व भाव में ही जो आयु बंध किया है वो ज्यादा योग के द्वारा उसके योग्य योग के द्वारा बंध किया है. तो यहाँ पर भाव में दूसरे भाव में आयु बंध किए बिना भी उसका द्रव्य उतना है. पहला जीव जो है पहले भाव में भी आयु बांधी जगन योग के द्वारा और इस भाव में भी उसने आयु बंध किया जगन योग के द्वारा. और दूसरा जीव है कदली घात नहीं करता है लेकिन कदली घात के पहले समय में स्थित है, उस समय में आया है और आयु बंध नहीं किया. लेकिन पूर्व भाव में जो आयु बंध किया है उसने वो अधिक योग से किया है, अधिक योग से किया है, इसलिए वो दोनों का द्रव्य समान किया. तो एक आयु बंध किया है और इस दूसरे ने आयु बंध नहीं किया फिर भी दोनों का समान, क्योंकि पूर्व भाव में उसने ज्यादा योग के द्वारा आयु बंध किया है. ऐसा लिया है दोनों जीव. अब दूसरे जीव को स्थापित कर कि जिसने आयु बंध नहीं किया है ऐसा दूसरा जीव लिया और उसको स्थापित करके आगे प्ररूपणा करते हैं. 262 पाना. दो जीव ऐसे लिए कि एक जीव ने आयु बंध किया है दूसरे भाव में और एक ने आयु बंध नहीं किया है, लेकिन पूर्व भाव में उसने आयु जो बंध किया वो अधिक योग से किया है और यह पहला जो जीव है उसने आयु बंध कम किया है.
ऐसा दो तुलना के वो कम कम करते हुए आए ना, वहां पर बंधक काल कम करके जगन्य बंधक काल के द्वारा जगन्य योग के द्वारा उसने बांधी है आयु। अब दूसरा जीव लेकर के उसकी प्ररूपणा करते हैं। इसको इसको यहाँ ही स्थापित कर फिर प्रकृति स्वरूप के गले हुए द्रव्य के भागहार का विरलन कर तथा सकल प्रक्षेप को समखंड करके देकर फिर उसमें से एक अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण रूप से उपरिम विरलन के सब विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से कम करके पृथक स्थापित कर उसके सकल प्रक्षेप करते हैं। यथा अधस्तन विरलन मात्रों का यदि एक सकल प्रक्षेप प्राप्त होता है तो उपरिम विरलन मात्रों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण जो राशि का उसके योग्य बंधक काल से गुणित योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागार में भाग देने पर प्राप्त हो उतने प्रकृति रूप से नष्ट हुए द्रव्य में सकल प्रक्षेप को प्रक्षेप होते हैं। काय वेगळं असेल। समखंड करके देकर इसमें एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण रूप से उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से कम कर पृथक स्थापित कर उन्हें सकल प्रक्षेप रूप से करते हैं। अधस्तन विरलन मात्रों का यदि एक सकल प्रक्षेप होता है तो उपरिम विरलन मात्रों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार तत्प्रायोग्य बंधकाल से गुणित योग स्थान प्रक्षेप भागाहार में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो उतने मात्र नारक प्रथम गोपुच्छा में सकल प्रक्षेप होते हैं। पुनः योग और अवलंबनकरण के द्वारा इन सकल प्रक्षेपों से ही गया। अब यहाँ तिर्यंचक को छोड़ करके नारक में जाएंगे तो वहां पर वो द्रव्य कम है ना, तो अनुत्कृष्ट द्रव्य कम कम होता जा रहा है। जगन्य की तरफ जाएंगे, जगन्य तक जाना है अपने को। तो यहाँ पर क्या लिया, दूसरा जीव एक ऐसा लिया कि जिसने दूसरे भाव में आयु नहीं बंद किया है, पूर्व भाव में जलचर संबंधी आयु बंद किया है और उसके योग्य बंध के द्वारा किया है, ऐसा दूसरा जीव लिया ना। तो उसमें क्या करेंगे, पहले अपने सकल प्रक्षेपक भागाहार का विरलन करके उस पर समय प्रबद्धों को उत्कृष्ट बंधकाल मात्र समय प्रबद्धों को दिया था, वो एक एक सकल प्रक्षेप आया था। अब उसमें क्या करना, प्रकृति स्वरूप से गला हुआ जो द्रव्य है, यहाँ पर इसने बंद नहीं किया है ना, विकृति स्वरूप से नष्ट नहीं हुआ है, तो इसके जो प्रकृति स्वरूप से गल करके गले हुए द्रव्य का भागाहार जो है, जो अपने पहले निकाला था 1900/910, इसको दिखाते हैं। ये पहले किया था उपरिम विरलन कितना किया था, वो 15 किया था, मतलब उत्कृष्ट योग का प्रक्षेप भागाहार गुणित उत्कृष्ट बंधक काल, और उसका अपने अंक संदृष्टि से 15 प्रमाण लिया था और संपूर्ण समय प्रबद्धों को समखंड करके दिया, तो एक एक सकल प्रक्षेप प्राप्त हुआ। तो ये उपरिम विरलन रहेगा। अब यहाँ पर अधस्तन विरलन अलग कर रहे हैं, तो यहाँ प्रकृति गोपुच्छा जो है नष्ट हुई उसको निकालना है, तो वो कितना है, तो उसका प्रमाण यहाँ पर यहाँ अधस्तन विरलन, तो ये जो सकल प्रक्षेपक भागाहार आया था उसको ये क्या किया, अपना जो प्रकृति स्वरूप से आया हुआ जो द्रव्य उसका भाग दिया ना, माने वही उसी को डायरेक्ट अधस्तन विरलन बनाया। प्रकृति रूप से गले हुए द्रव्य का जो भागाहार है, प्रकृति रूप से गले हुए द्रव्य का भागाहार कितना आया था अपना 1900/910, ये पहले निकाला था ना। मतलब जो 10 समयों में गला हुआ जो द्रव्य है, कदली घात के पहले 10 समयों में जो प्रकृति रूप से गला हुआ द्रव्य उसका जो भागाहार निकाला था, वो भागाहार
उसका क्या करेंगे, विरलन करेंगे। इसका कितना प्रमाण आया, 2.8/91। इसका विरलन किया और एक सकल प्रक्षेप को इस पर बांट करके दिया। ये 380 को 2.8/91 विरलन पर समान खंड करके देंगे तो कितना है, 200, हाँ 182, हाँ ये 364 हुआ और ये 16 सभी। तो अभी यहाँ पर मतलब सकल प्रक्षेप को यहाँ समान खंड करके दिया। अब ऊपर 380 कितने विरलन पर है, 15 विरलन पर है। तो उन सभी में से इतना द्रव्य कम करके अलग रखना और शेष बचा हुआ अलग रखना। तो यहाँ कितनी बार आएगा, ऊपरी विरलन कितना है, 15 है। तो 15 बार क्या होगा, 182 होगा। इस प्रकार ये कितने होंगे, 15 विरलन होंगे, क्योंकि ये 15 है ना 380, उन सब में से 182 कम करके उसको अलग स्थापित करना। और इसके वापस क्या करेंगे, सकल प्रक्षेप प्रमाणित करेंगे इसको। अधस्तन विरलन मात्रों का एक सकल प्रक्षेप होता है, तो ऊपरी विरलन मात्रों का क्या होगा। यह अधस्तन विरलन कितना है, 2.8/91 है। इतने विरलनों का अधस्तन विरलन मतलब इस यहाँ पर 182 और इसमें से 9/8/91 मतलब यहाँ पर 16 लेंगे। 182 और 16 मिला करके क्या होगा, एक सकल प्रक्षेप होगा। इसी प्रकार यहाँ जो शेष रहा वो और आगे के 2 विरलनों पर स्थित राशि और यहाँ इसमें से केवल 16 ले लो सब में, तो एक सकल प्रक्षेप बनेंगे। तो कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे, तो अधस्तन विरलन कितना है, 1900/910 है, मतलब 2.8/91 है। इसका एक सकल प्रक्षेप बनता है इतने वो गोपुच्छाओं का। तो एक सकल प्रक्षेप बनता है, तो ऊपरी विरलन में कितने बनेंगे, तो सकल प्रक्षेप जितने कुल बने उसका प्रमाण आएगा। कितने हो गए, 15 को 910 का गुना करेंगे और 1900 का भाग देंगे। उतने सकल प्रक्षेप उसमें होंगे। 13,000 इसका ऊपर का और उसको 1900 को भाग देंगे तो वैसा ही रखा है क्या। तो इतने सकल प्रक्षेप होंगे, यहाँ भाग देंगे तो कुछ आएगा ना, वहां पर 5 नहीं निकाला है क्या, वो निकालना रह गए हैं। इतने प्रकृति रूप से नष्ट हुए द्रव्य से इतने सकल प्रक्षेप होते हैं। हाँ या कुछ आएंगे बराबर है, वो 15 और ये 2 और आए ना वहां पर, इसलिए 7 के ऊपर कुछ प्रक्षेप आएंगे। मतलब इतने सकल प्रक्षेप किससे बनेंगे, ये प्रकृति स्वरूप से नष्ट जो हुई गोपुच्छा है इसके द्वारा इतने सकल प्रक्षेप तैयार होते हैं। तो यहाँ क्या बताया उन्होंने कि 1.5 गुना हानि मात्र अधस्तल विरलन राशि है और देय राशि 380 है। तो यहाँ पर अब विरलन राशि कितनी है, 1.5 गुना हानि, और उस पर उसको सकल प्रक्षेप को उसमें समान खंड करके देना है। त्याचे काढले वाटतं ना पुढे, डेढ़ गुण हानि मात्र वो होंगे ना। प्रथम निषेध का प्रमाण निकालने के लिए करते हैं 1.5 गुण हानि का भाग। यहाँ पर आ गया
362 पेज आहे ना. मगाशी वाचला का नहीं तुम्हें, तिथं एक ओळ सुटल्या म्हणताना ते बरोबर आलं नाही. इस प्रकार प्रमाण जो राशि का उसके योग्य बंधक काल से 262 पेज पर बीच में योग्य बंधक काल से गुणित योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागार में भाग देने पर प्राप्त हो उतने प्रकृति रूप से नष्ट हुए द्रव्य में हित लिहायचं आहे. सकल प्रक्षेप होते हैं, उनको पृथक स्थापित कर पश्चात 1.5 गुण हानि का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देकर इसमें एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण रूप से ऊपरी विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से कम कर पृथक स्थापित कर उन्हें सकल प्रक्षेप रूप से करते हैं. ते वाक्य नाही ना त्याच्यामध्ये. सकल प्रक्षेप द्रव्य में के बाद लिखना, सकल प्रक्षेप को है ना उसके पहले, द्रव्य में और सकल प्रक्षेप को इसके बीच में, प्रकृति रूप से नष्ट हुए द्रव्य में उसके बाद लिखना है सकल प्रक्षेप होते हैं. सकल प्रक्षेप होते हैं नवीन पुस्तकात आहे का. इनको पृथक स्थापित कर, इनको पृथक स्थापित कर. पुरानी किताब में और नई किताब में होगा, बीच की किताब में नहीं है. इनको पृथक स्थापित कर पश्चात 1.5 गुण हानि का विरलन कर पश्चात 1.5 गुण हानि का विरलन कर. आगे है उसमें सकल प्रक्षेप को समखंड करके देकर इसमें एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण रूप से उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से कम कर पृथक स्थापित कर उन्हें सकल प्रक्षेप करते हैं. ऊपर जो प्रकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्य के भागार का विरलन करके उस पर जो द्रव्य आया उतना सकल प्रक्षेप में से कम करके उनके द्वारा सकल प्रक्षेप तैयार किए. अब कितना विरलन करना है, 1.5 गुण हानि का विरलन करना है और सकल प्रक्षेप को समखंड करके उस पर देना है. तो इसमें एक एक अंक के जो प्राप्त हुई राशि उपरिम विरलन से वापस कम करना, 380 में से कम करना. यहाँ 1.5 गुण हानि का प्रमाण अपन 12 माना, 12 मानते हैं तो 12 का विरलन किया और उसको 380 को समखंड करके दिया तो कितना आया यहाँ पर. ये जो आए सकल प्रक्षेप इनको पृथक स्थापित करो और वापस यहाँ पर 1.5 गुण हानि का विरलन करना. यहाँ पर कितना आया था 7.35/190. हे लिहून ठेवा देतं नोट्स मध्ये. म्हणजे अब यहाँ वापिस क्या करना, 1.5 गुण हानि का विरलन करना. दस्तन विरलन कितना हुआ, 1.5 गुण हानि. तो इस प्रकार 1.5 गुण हानि बार मतलब 12 बार हुआ और 380 को इस पर समान खंड करके देंगे तो 31.2/3 आता है. यहाँ पर अपूर्णांक में नहीं आना चाहिए लेकिन अभी अपने अंक गणित में आता है. इस प्रकार ये इतने एक एक पर इतना आया. अब ये प्रेम विरलन पर जो आई राशि है 380 इसमें से इतना कम करके अलग रखना और इनके द्वारा वापस सकल प्रक्षेप तैयार करना. ये जो पृथक रखी हुई राशि है उनके द्वारा कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे, 1.5 गुण हानि का विरलन करके सकल प्रक्षेप को अपन ने समखंड करके दिया है. अब इसमें से जो अलग रखी हुई राशि है ऊपरी विरलन कितना है, 15 है. तो 15 बार क्या होंगे, 2/3 है.
कितनी बार है 31/2 15 बार है। उसके द्वारा सकल प्रक्षेप तैयार करना है, तो कितने सकल प्रक्षेप होंगे? तो यहाँ पर वापस ये करेंगे त्रैराशिक अधस्तन विरलन मात्र, क्योंकि सभी 12 आया ना यहाँ पर, मतलब 1.5 गुण हानि, उतनी बार उतने का एक सकल प्रक्षेप होता है। तो ऊपरी विरलन कितना है? 15 है, मतलब 12 का एक सकल प्रक्षेप, तो 15 के कितने सकल प्रक्षेप होंगे? तो 15/12 1.1/4 होता है। इतने सकल प्रक्षेप बनेंगे। अब उसके आगे क्या कहते देखते हैं। यहाँ पर प्रकृति रूप से गले हुए द्रव्य में इतने सकल प्रक्षेप बनेंगे, उसको अलग रख करके ये है वो 910 में ऐसा नहीं। हाँ, वो तो भागहार हुआ था, फिर वहां जो आया था ना 282 आया था ना, प्रकृति रूप से गला हुआ द्रव्य, तो उसके द्वारा ये बनाए कितने वो थे, उसके द्वारा सकल प्रक्षेप बनाए। अब यहाँ आगे 262 पेज पर है क्या? तो इतने सकल प्रक्षेप आ गए इस प्रकार। 262 पेज पर नीचे। हाँ, इस प्रकार चलो। प्रायोग्य, इस प्रकार तत्प्रायोग्य बंधक काल से गुणित योग स्थान प्रक्षेप भागहार में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो, उतने मात्र नारक प्रथम गोपुच्छा में सकल प्रक्षेप होते हैं। पुनः मतलब ये प्रथम सकल गोपुच्छा निकाले, ये जो 32 से निकाला ना 1.5 गुणाने का अपन भाग देते समय प्रबद्ध में, तो प्रथम गोपुच्छा आती है ना, तो प्रथम गोपुच्छा के सकल, मतलब इतने नारक के प्रथम गोपुच्छा में इतने सकल प्रक्षेप होंगे। अब नरक में जाएंगे और उसके वो द्रव्य को कम करते जाएंगे। प्रथम गोपुच्छा कम किया, फिर द्वितीय गोपुच्छा, एक समय आगे जाएगा तो एक गोपुच्छा कम होती जाएगी ना, वो निकालेंगे अनुत्कृष्ट योग सत्व स्थान। पुनः योग और अवलंबन करण के द्वारा इन सकल प्रक्षेपों से हीन कदली घात के अधस्तन समय में स्थित तिर्यंच द्रव्य का द्रव्य का करायचं काय? म्हणजे चालते खते लावून घ्यायचं। हाँ, तिर्यंच द्रव्य तथा इसके समान योग बंधक काल से पूर्वोक्त प्रकृति प्रतिबद्ध सकल प्रक्षेपों से ही नारक आयु को बांधकर नारकियों में उत्पन्न होकर द्वितीय समयवर्ती नारकिका द्रव्य, ये दोनों समान हैं। मतलब ये जो प्रथम गोपुच्छा नारक में हुई, जितने सकल प्रक्षेप हुए, अब उतने कम करेंगे पूर्व द्रव्य में से। तो यहाँ पर एक जीव कौन सा लिया कि योग और अवलंबन करण के द्वारा इन सकल प्रक्षेपों से ही, ये जो सकल प्रक्षेपों का पहले प्रमाण आया था, मतलब वो नारक की प्रथम गोपुच्छा आई थी, वो जो आए थे वो उतने, हाँ उतने सकल, नारक प्रथम गोपुच्छा में उतने सकल प्रक्षेप होते, ऐसा कहा ना। तो योग और अवलंबन करण के द्वारा इन सकल प्रक्षेपों से हीन कदली घात के अधस्तन समय में स्थित तिर्यंच द्रव्य, मतलब कदली घात नहीं किया है उसके पहले समय में स्थित तिर्यंच का द्रव्य, और यह जो इसके समान योग बंधक काल से पूर्वोक्त प्रकृति प्रतिबद्ध सकल प्रक्षेपों से हीन नारक आयु को बांधकर नारकियों में उत्पन्न होकर द्वितीय समयवर्ती नारकी का द्रव्य, क्योंकि उसने भी प्रथम गोपुच्छा उसकी नष्ट हो गई ना, और इसने बांधते समय ही प्रथम गोपुच्छा से कम बांधा है, और नारकी जो वहां पर प्रकृति प्रथम गोपुच्छा उसकी नष्ट हुई है, तो दोनों का द्रव्य समान का, मतलब एक तिर्यंच जीव है और एक नारकी जीव है। तिर्यंच जीव कौन लेना कि जिसने योग और अवलंबन करण के द्वारा ऊपर जो सकल प्रक्षेप जितने निकाले, प्रथम गोपुच्छा में जितने सकल प्रक्षेप बनते हैं उतने निकाले थे ऊपर, अभी 1.5 गुण हानि का विरलन करके उसने अधस्तन विरलनों में एक सकल प्रक्षेप होता, ऐसा कहा था ना। तो उतना वो सकल प्रक्षेपों से हीन कदली घात के अधस्तन समय में स्थित तिर्यंच का द्रव्य,
कदली घात के अधस्तन समय में जो स्थित है उसका। और नारकी जीव कौन सा रहना कि उसने तो योग्य बंधक काल से वहां पर पहले जो सकल प्रक्षेप का प्रमाण बताया उतने कम ही उसने बांधा है नारकाई को। जो सकल प्रक्षेप तिर्यंच में जितने कम किए ना, हाँ, तो उतने सकल प्रक्षेपों से उसने ही ऐसे नारकायु को बांध करके नरकायु में वो द्वितीय समय में स्थित है। ऐसा जीव, ये दोनों को समान कहा। वो द्रव्य उसको लेकर के फिर उसमें और कम करते जाएंगे ना। एक जीव जो है वो अपकर्षण के द्वारा कम करता है और एक जो बंद करते समय ही कम करता है। ऐसे दोनों जीवों की सदृशता दिखाते। फिर जो बंद के द्वारा कम किया फिर उसमें से और अपकर्षण के द्वारा कम करेंगे। फिर तीसरा जो ऐसा लेंगे फिर वापस वो बंद के द्वारा कम करता है। ऐसे करते जाएंगे। अनुत्कृष्ट इतने संचय मतलब अनुत्कृष्ट स्थान इतने बनते हैं। आयु कर्म के अनुत्कृष्ट द्रव्य के इतने प्रकार बनेंगे। कैसे कैसे सब अनुत्कृष्ट द्रव्य होगा। शक्ती कमी झाल्यानंतर एक परमाणु कमी होत नाही, बरेच कमी होतात। म्हणून तो मधल्या गॅप भरायसाठी ते आकर्षण करून एक 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 अनुत्कृष्ट जे आहे ते काढतात। बीच में जो भेद आएंगे एक एक परमाणु कम वो अपकर्षण के द्वारा आएंगे। अवलंबन कर्म कह रहे हैं ना, उसके द्वारा आएंगे। और इतने एक साथ कम हुए तब एक बंधक योग से कम करेंगे। मतलब एक तो बंधक काल कम करते बीच में या योग कम करते हैं। मतलब कम कम संचय कैसे किससे होगा? समय कम करेंगे या योग कम करेंगे। अब ये द्वितीय समयवर्ती नारकी जीव जिसकी प्रथम गोपुच्छा का क्या हुआ? नाश हुआ है। ऐसा द्वितीय समयवर्ती नारकी जीव को ग्रहण किया। वो पहला जो तिर्यंच जीव है इसकी प्रथम नारकी गोपुच्छा से कम द्रव्य किया ना उसने अपकर्षण के द्वारा। नारक की प्रथम गोपुच्छा में जितना द्रव्य है उतना उसने पहले अपकर्षण के द्वारा कम किया हुआ तिर्यंच जीव। और यहाँ नारक गति में दूसरे समय में स्थित जीव, ये दोनों की समानता है। दोनों की समानता दिखाया। त्यात प्रायोग्य ऐसा उसके योग्य बंद किया था उसने। त्याच्यापेक्षा जास्त असणार तो, कारण त्याची प्रथम गोपुच्छा आता निर्जीर्ण झाली ना। अब द्वितीय समयवर्ती जो नारकी है उसको ग्रहण करना, फिर उसमें कम करते जाना। पुनः इसको छोड़कर और द्वितीय समयवर्ती नारकी को ग्रहण करके एक दो परमाणु आदि के क्रम से हीन करके सकल और विकल प्रक्षेप के हीन होने तक अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ तो और कम है, वहां तो और जंगल है। आगे 50 पेज है ना, अजगन्य द्रव्य जहाँ बताया है आयु कर्म का, और दिमाग घुमाता है सब। तो उसका किया है मैंने, कोई नोट्स बनाया है, पढ़ो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। पढ़ करके आओ फिर अगले बार में सरल जाएगा होगा। हाँ, पुढच्या वेळेस वाचून या। हाँ, बघूया आता कधी बघू सांग। आगे देखेंगे। हाँ, अब विरलन राशि हो बता रहे। पुनः इसको छोड़कर अब यहाँ कितने 10-12 पेज है ना, वहाँ 50 पेज है बराबर। उतने अजगन्य स्थान के अनुत्कृष्ट और अजगन्य के 50 पेज है कह रहे हैं। नहीं, अनुत्कृष्ट के अभी यहाँ केवल 10-12 है। तिथं अजगन्यचे 50 आहे, 50 पेज असं सांगतो। सरल है, सरल है। और जैसे अपन सांप सीढ़ी खेलते नीचे उतरना ऊपर जाना, नीचे उतरना ऊपर जाना, ऐसे वो है सब। एक योग कम करते हैं, फिर वहां पर 8 अपकर्ष, फिर 1 अपकर्ष के द्वारा बांधने वाला, 2 अपकर्ष के द्वारा बांधने वाला, ऐसे सब किया है। चलते का उसका भाव समझना, फिर छोड़ देना। ऐसे वो पुनः इसको छोड़कर और द्वितीय समयवर्ती नारकी को ग्रहण करके एक दो परमाणु आदि के क्रम से हीन करके सकल और विकल प्रक्षेपों के हीन होने तक अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। 1.5 गुण हानि का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर यहाँ 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को छोड़कर बहुभाग विकल प्रक्षेप होता है। ऐसे 1.5 गुण हानि प्रमाण विकल प्रक्षेपों के हीन होने पर 1 कम 1.5 गुण हानि मात्र सकल प्रक्षेप हीन होते हैं।
अभी सवेरे तीन। दिखाया था ना आपको। हाँ, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिया क्योंकि वो 1.5 गुण हानि और उसका मेल बिठाने के लिए 1.5 गुण हानि 12 है और सकल प्रक्षेप यहाँ पर 600 माना और उसको सब में समान खंड करके दिया तो कितना है 50-50 आया। तो 550, 600 में एक कम करना ना, एक विरलन पर राशि जो है वो कम करके बाकी सब विरलनों पर स्थित राशि, उसको अपन विकल्प प्रक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर एक कम किया तो 50 गुणित 11 कितने हुए 550, ये इसके द्वारा एक विकल्प प्रक्षेप बनाया। अब 1.5 गुणा हानि प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने पर कितने सकल प्रक्षेप कम होते हैं, एक कम 1.5 गुणा हानि मात्र सकल प्रक्षेप हीन होते हैं। वही दिया दिखाए नीचे 550 गुणित 12, 1.5 गुणा हानि प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम हुए, मतलब 6600 द्रव्य कम हुआ। मतलब ही कितने सकल प्रक्षेप कम हुए, एक कम 1.5 गुणा हानि प्रमाण, 600 गुणित 11, इतने सकल प्रक्षेप कम हुए, ये ना। झालं वाचून एवढं। अजून पुढे वाच। आता अब इन सकल प्रक्षेपों में जितने विकल्प प्रक्षेप है उतने मात्र ही योग स्थान तथा बंधक काल में एक समय नीचे उतरना चाहिए। इस प्रकार नारक द्वितीय गोपुच्छा में जितने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र हीन होने तक हानि करनी चाहिए। द्वितीय गोपुच्छा में जितने सकल प्रक्षेप तैयार होंगे, अभी जैसे पहले किए थे ना 1.5 गुणा हानि के एक सकल प्रक्षेप, तो उसमें कितने सकल प्रक्षेप होंगे। इस प्रकार नारक की जो द्वितीय गोपुच्छा होगी उसमें जितने सकल प्रक्षेप तैयार होंगे उतने क्या करना, कम करना, योग स्थान कम करना तथा बंधक काल एक समय नीचे उतना द्रव्य कम करना। नारक द्वितीय गोपुच्छा में जितने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र हीन होने तक हानि करनी चाहिए। अब यहाँ पर अब वहां पर तो यहाँ पर हाँ यहाँ वहां पर सकल प्रक्षेपों के लाने की विधि कहते हैं। मतलब उसमें कितने बनेंगे सकल प्रक्षेप वो कहते हैं। यथा 1.5 गुण हानि का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर एक के प्रति प्रथम निषेक प्राप्त होता है। पुनः प्रथम निषेक से चूंकि द्वितीय निषेक भी विशेषहीन है, अतः इस विरलन से विशेष अधिक का विरलन करके सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति द्वितीय गोपुच्छ प्राप्त होता है। ये अपने हमेशा का गणित है, इसलिए उसको ही अब यहाँ पर अंक संदृष्टि से लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रथम निषेक द्वितीय निषेक निकालने के लिए जो अपना प्रमाण है ना 1.5 गुण हानि का विरलन करो और सकल प्रक्षेप यहाँ एक समय प्रबद्ध का जो द्रव्य अपन मानते थे 6144, क्योंकि उसमें से प्रथम निषेक निकालना है ना, इसलिए उसको सकल प्रक्षेप माना 6144 को और 1.5 गुण हानि का विरलन किया। ये पहला निषेक और दूसरा निषेक जो अपन निकालने की विधि करते हैं ना वो एक ही है। यहाँ पर नारक की प्रथम गोपुच्छा में कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे और द्वितीय गोपुच्छा में कितने बनेंगे ना, उसका निकालना है। तो यहाँ अधस्तन विरलन क्या होगा, कुछ अधिक 1.5 गुण हानि मतलब द्वितीय निषेक का जो भागाहार है, ये करके देखा हो क्या है कि वो पुस्तक। हाँ यहाँ पर है नोट्स में, और पहले भी अपन ने निकाला हुआ है ये गणित, तो बहुत बार आया ना। 1.5 गुण हानि भागाहार और समय प्रबद्ध अपन 6144 मानते, तो एक एक पर कितना प्राप्त होता है, प्रथम निषेक मतलब 512 प्राप्त होता है। 1.5 गुण हानि का विरलन करके उस पर सकल प्रक्षेप को अपन समखंड करके देंगे तो नारक संबंधी प्रथम गोपुच्छा या प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। तो उसके लिए अपने जो ज्ञात उदाहरण है वो लिया। फिर नीचे और क्या करना, वहां पर अधस्तन विरलन और करना, उसमें क्या लाना है अपने को, द्वितीय निषेक लाना है, तो भागाहार को बढ़ाना पड़ेगा। कितना भागाहार बढ़ाएंगे, जैसे अपन वो प्रक्षेप निकालते हैं, एक एक चय कम करो 32 32 32 और उसके द्वारा द्वितीय निषेक तैयार करो, तो सकल प्रक्षेप होता है ना। 512 है, अब 480 लाने के लिए कौन सा भागाहार होगा, 6144 में 12 का भाग दिया तो 512 आया। अब उसमें कितने का भाग देंगे तो 480 आएगा, तो भागाहार में अधिक हो जाएगा ना, 4 पंचमांश अधिक होता है, तो 12 के ऊपर 4 पंचमांश अधिक किया
तो उसका विरलन किया और उस पर समान खंड करके सकल प्रक्षेप को दिया, उस पर क्या प्राप्त होगा? द्वितीय निषेक प्राप्त होता है। करते थे पहले 1.5 गुणा आणि 12 का विरलन किया, सकल प्रक्षेप को समखंड करके दिया, तो प्रथम निषेक का प्रमाण आया नीचे। हाथ दाखवा। हाँ, फिर योग स्थान नहीं, यहाँ सकल प्रश्न मतलब द्रव्य का प्रमाण है, वह परमाणुओं का प्रमाण है। हाँ अब यहाँ पर जो चल रहा है वो देखो पहले। फिर नीचे अधस्तन विरलन में क्या किया? कुछ अधिक 1.5 गुणा नहीं, मतलब जितना प्रक्षेपांक है 4/5 आता है, क्योंकि सब में से 32 अलग रखेंगे तो 12 बार 532 आएंगे, तो उसके द्वारा 480 तैयार करना है। तो कितने 480 बनेंगे? तो एक पूरा भी नहीं बनेगा, एक पंचमांश कम बनेंगे, क्योंकि वहां पर 12 है और ये कितने के द्वारा बनता है? एक कम निषेक भागार प्रमाण चयों के द्वारा बनता है ना। 16 में 1 माइनस किया तो 15 चयों के द्वारा द्वितीय निषेक बनता है। इसलिए यहाँ पर प्रक्षेप में 4/5 आया, बराबर 64/5 भागार हुआ। उस पर 6144 को समखंड करके देंगे तो द्वितीय निषेक का प्रमाण मतलब 480 आएगा। तो ये 480 द्वितीय निषेक आया। तो इस सदैव आगे कितना पेज है? 263। हाँ 263। अब यहाँ पर इस प्रकार नारद द्वितीय गोपुच्छा में जितने सकल प्रक्षेप हैं उतने मात्र हीन होने तक हानि करनी चाहिए। द्वितीय गोपुच्छा में जितने सकल प्रक्षेप बनेंगे, इसको सकल प्रक्षेप रूप से करेंगे तो उतने हानि होने तक हानि करनी चाहिए। अब यहाँ पर सकल प्रक्षेपों के लाने की विधि कहते हैं। तो कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे? तो 1.5 गुणा हानि का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर 1 के प्रति प्रथम निषेक प्राप्त होता है। पुनः प्रथम निषेक से चूंकि द्वितीय निषेक भी विशेषहीन है, अतः इस विरलन से विशेष अधिक का विरलन करके उसी का खुलासा कर रहे थे। तो उतना भागार बढ़ाया 4 पंचमांश आपने उदाहरण में। तो सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर प्रत्येक 1 के प्रति क्या होगा? द्वितीय गोपुच्छ प्राप्त होता है। इस प्रमाण से सब विरलन अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य में से अपनयन कर, अपयन हो गया, अपनयन कर उसे सकल प्रक्षेप के प्रमाण से करते हैं। यथा अधस्तन विरलन मात्रों का यदि एक सकल प्रक्षेप प्राप्त होता है तो ऊपरी विरलन मात्रों का क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार प्रमाण राशि से फलगुणित इच्छा का अपवर्तन करने पर जो लब्ध हो उतने मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। इतने मात्र सकल प्रक्षेपों की हानि के निमित्त योग स्थान परिहानि कितनी होती है? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, 1 कम 1.5 गुण हानि प्रमाण सकल प्रक्षेपों की यदि 1.5 गुण हानि मात्र योग स्थान परिहानि प्राप्त होती है तो द्वितीय गोपुच्छ संबंधी सकल प्रक्षेपों के निमित्त कितनी हानि प्राप्त होगी? अभी उतने योग नीचे उतरना ऐसा भी कहा था ना, उसका भी प्रमाण निकाल रहे हैं। ये पहले यहाँ पर ये अपन ने इसका निकाला सकल प्रक्षेप का प्रमाण। और सकल प्रक्षेप का प्रमाण कैसे निकालना? तो 6144 सकल प्रक्षेप का प्रमाण है। वो कितने बार है? मतलब अभी यहाँ पर समय प्रबद्ध अलग मान करके इथे दिले हाँ नीचे दिया है नोट्स में 168 पाना। ऊपरी विरलन का प्रमाण सांगा हर्षकर, सांगा चालेल। यहाँ पर अब प्रमाण राशि ऊपरी विरलन क्या क्या? तद योग्य बंध काल गुणित तद प्रायोगिक योग प्रक्षेप भागार। मतलब हमेशा ये ऊपरी विरलन कितना होगा? तो उसके योग्य जो योग प्रक्षेपक भागार होगा। मतलब
अब ये पहले उत्कृष्ट योग था, इसलिए उस उत्कृष्ट योग के प्रक्षेप भागार को उत्कृष्ट बंधक काल से गुना किया था। अब वहां पर जो योग प्रक्षेप भागार होगा और जो बंधक काल होगा उसका परस्पर गुना करेंगे, उसका क्या होगा, विरलन होगा। तत्प्रायोग्य प्रक्षेप भागार और तत्प्रायोग्य बंधक काल, इनको गुना करके जो लब्ध आएगा, यहाँ पर अपने नीचे माना है बंधक काल 4 समय माना और योग प्रक्षेप भागार 10 माना। हाँ, योग प्रक्षेप भागार 10 और उत्कृष्ट बंधक काल 4 माना है, तो 40 हुआ यहाँ पर। और समय प्रबद्ध का प्रमाण 61,440 माना और इसको समखंड करके दिया उस विरलन पर, तो सकल प्रक्षेप का प्रमाण आया। इसका माना ना अपने 6144 कैसे आया, तो उस प्रायोग्य योग प्रक्षेप भागार को उस प्रायोग्य जो बंधक काल होगा उससे गुना किया और उसका विरलन किया, तो और उस पर समय प्रबद्ध को समखंड करके दिया, तो एक एक सकल प्रक्षेप का प्रमाण आया। अपने पहला समय प्रबद्ध 1900 माना था और वो बंधक काल वगैरह अलग माना था, तो अलग आया था। अब यहाँ पर जो जहाँ जो होगा वो लेना, वहाँ सकल प्रक्षेप का प्रमाण निकालने के लिए मतलब बंधक काल को योग प्रक्षेप भागार से गुना करके उसका विरलन करना और समय प्रबद्ध को समखंड करके देना, तो एक एक पर सकल प्रक्षेप का प्रमाण आता है। तो यहाँ कितना है, 6144 आया। सब पर उतना आएगा। ये कितनी बार है, 40 बार है। अब यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, वो द्वितीय निषेक, इसमें से द्वितीय निषेक कम करके उसके द्वारा कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे वो निकालना है। तो उपयुक्त अधस्तन विरलन पर प्राप्त राशि, अधस्तन विरलन कितना करेंगे। अब यहाँ पर द्वितीय निषेक का जो है ना, उसको क्या ना, नहीं यहाँ पर, हाँ मैंने उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करना रह गया ना, यहाँ पर इसको 4 से गुना करेंगे, उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करेंगे तो उतने समय प्रबद्ध आएंगे ना यहाँ पर, इसलिए 4 0 0 4 चौक 16 अच्छा 1 4 चौक 16 और 1 17 अच्छा 1 4 1 के 4 और 4 सौ 24 2,44,760 एक मिलाना रह गया क्या यहाँ पर, हाँ 45,000 2,45,760 ये द्रव्य, और इसको समखंड करके देंगे 40 पर, तो हर एक पर 6144 आया, सकल प्रक्षेप का प्रमाण आया। अब यहाँ पर अधस्तन विरलन पर प्राप्त राशि को उपरिम सब विरलन अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य में से, यहाँ पर अपने अधस्तन विरलन किया था ना 480, एक सकल प्रक्षेप को 12.4/5 ये भागार, इसका विरलन किया अधस्तन विरलन, और इस ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को यहाँ समखंड करके दिया, मतलब सकल प्रक्षेप को समखंड करके दिया, तो द्वितीय गोपुच्छ का प्रमाण आता है 480 आता है। अभी ठीक है 12 नाही ते 40 वेळा नंतर करायचं, 12.4/5 इसका विरलन करके एक उपरिम विरलन पर स्थित राशि को समखंड करके दिया, तो कितना आया, हर एक पर 480 आया। अब इतना 480 ऊपर के 6144 में से कम करके उसको पृथक स्थापित करना, तो यहाँ पर 6144 कितनी बार है, 40 बार है। तो उतने क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहला काढलेला है ना, इथं यहाँ पर ये 480 निकाला हुआ है, इसलिए वापस नहीं किया उसको। तो यहाँ पर ये 480 कितने बार रखेंगे, ऊपरी विरलन बार रखेंगे, ऊपरी विरलन पर स्थित राशि में से इतना कम करना है, कितना कम करना है, वो द्वितीय निषेक प्रमाण कम करना है। तो वो द्वितीय गोपुच्छा के द्वारा कितने सकल प्रक्षेप तैयार होते वो निकालना है। ये द्वितीय गोपुच्छा सकल प्रक्षेप में से कम करके पृथक रखेंगे, तो कितने बार होंगे, 40 बार होंगे।
अब इनके द्वारा कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे? तो अधस्तन विरलन मात्र स्थानों का एक सकल प्रक्षेप बनता है। तब यहाँ पर कितने हैं? ऊपरी विरलन 40 है, या अधस्तन विरलन कितना है? 12.4/5 मतलब 64/5 है। इतने द्वितीय निषेकों का यदि एक सकल प्रक्षेप बनता है, इतने विरलनों पर स्थित राशि का जोड़ करेंगे तो एक सकल प्रक्षेप बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 40 मतलब ऊपरी विरलन है, तो 40 बार 480 मतलब द्वितीय निषेक है, मतलब ऊपरी विरलन जितना है उतनी बार द्वितीय निषेक है, तो उसमें कितने सकल प्रक्षेप प्राप्त होंगे? तो यहाँ इसका भाग देंगे 40/64 गुणित 5, 200/64। कितना है इसका उपलब्ध? 3 सकल प्रक्षेप और 8/64 मतलब 1/8 आएगा ना, 1/8। इतने सकल प्रक्षेप द्वितीय गोपुच्छों में तैयार हुए। इन द्वितीय गोपुच्छों के द्वारा इतने सकल प्रक्षेप तैयार हुए। मतलब द्वितीय गोपुच्छा का जितना प्रमाण है उतना सकल प्रक्षेप में से अलग निकाले और उसके द्वारा सकल प्रक्षेपों को तैयार करना, तो इतने सकल प्रक्षेप तैयार हुए। अब उसका क्या है वो बताते हैं आगे। मतलब पहले बताया था ना कि विकल्प प्रक्षेपक भागाकार प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम होते हैं, तो एक सकल प्रक्षेप वहां पर उसमें से एक कम, इतने सकल प्रक्षेप कम होते हैं, ये प्रमाण निकाला था ना। वैसा ही यहाँ पर वो योग के प्रति निकालना है कि 1.5 गुणा हानि -1 इतने यदि सकल प्रक्षेप कम होते हैं, 1.5 गुणा हानि प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम हुए, तब 1.5 गुणा हानि -1 सकल प्रक्षेप कम हुए, और तब योग स्थान कितने कम हुए? जितने विकल्प प्रक्षेप कम हुए ना उतने 1.5 गुणा हानि मात्र योग स्थानों की परिहानि प्राप्त होती है। 1.5 गुणा हानि -1 सकल प्रक्षेप कम होते, तब योग स्थान कितने कम होते हैं? कितने नीचे उतरना? 1.5 गुणा हानि मात्र योग स्थान नीचे उतरते हैं। तो यहाँ पर जो द्वितीय गोपुच्छा के द्वारा सकल प्रक्षेप बने हैं उतने सकल प्रक्षेप कम होंगे, तो कितने योग की हानि होगी? क्योंकि अभी ये बता रहे ना कि इसमें से जितने सकल प्रक्षेप बनेंगे उतने योग स्थान नीचे उतरना, तो कितने योग स्थान नीचे उतरेंगे? कितने योग स्थान की हानि होगी? तो यहाँ पर इसका ये प्रैराशिक है कि 1.5 गुणा हानि -1 सकल प्रक्षेप जब कम होते हैं तो 1.5 गुणा हानि प्रमाण योग प्रक्षेप कम होते हैं, योग कम होते हैं योग स्थान। तो यहाँ पर जितने इस द्वितीय निषेक गोपुच्छा के द्वारा सकल प्रक्षेप बने हैं, कितने बने हैं पर अपने अंक संदृष्टि से, तो यहाँ पर वास्तविक गणित में क्या लिखेंगे? द्वितीय गोपुच्छा में सकल प्रक्षेप जितने हुए, इस सकल प्रक्षेपों में योग की कितनी हानि होगी? इतने सकल प्रक्षेपों के कम होने पर योग कितना कम होगा? क्योंकि ये त्रैराशिक है कि इतने सकल प्रक्षेप कम होने पर मतलब 1.5 गुणा हानि -1, इतने सकल प्रक्षेप जब कम होते हैं तो कितने योग स्थान नीचे उतरेंगे? 1.5 गुणा हानि प्रमाण योग स्थान नीचे उतरते हैं। यहाँ पर कितने योग सकल प्रक्षेप कम हुए हैं? तो द्वितीय गोपुच्छा में जितने आए हैं, यहाँ पर ने निकाला था ना, वहां पर अभी 3 पूर्णांकों आया था 1/8 अंक संदृष्टि से, तो उसमें कितने कम? जैसे यहाँ पर 11 सकल प्रक्षेप कम होंगे, तब यहाँ पर 12 योग स्थान कम होंगे। अब यहाँ पर कितने सकल प्रक्षेप हुए हैं? 3 पूर्णांक 1/8 इतने सकल प्रक्षेप हुए हैं ना, उसमें 200/64 कहो, तो इतने सकल प्रक्षेप बने हैं, तो इसमें कितने कम होंगे? योग स्थान कितने कम होंगे? तो इन दोनों का गुना करो। यहाँ पर इसको लिखने के लिए क्या किया? 200/64 आया था ना,
200 ही आया था ना, 200/64। इसमें कितने योग स्थान कम होंगे? तो यहाँ पर 12 गुणित ये होगा 200/64 और भागाहार में 11 आएगा। तो बराबर कितना आया? 2400/704। 3 पूर्णांक मतलब उतने योग स्थान कम होंगे। ये अपूर्णांक में आया है, वास्तविक गणित में तो अपूर्णांक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर योग स्थान वगैरह वो सब बराबर इसमें आएंगे। 3 योग स्थान कम हो गए, ऐसा समझो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 का है, वहां पर ये भी 3 से ऊपर है ना, तो वहां पर वो 3 कम होंगे योग स्थान। तो यहाँ पर इतने सकल प्रक्षेप जो द्वितीय गोपुच्छा के द्वारा हुए, उतने कम होने पर योग स्थान इतने नीचे उतर करके उसने आयुबंध किया है, ऐसा जीव लेना। इतने योग स्थान पूर्वोक्त योग स्थान में से हीन होकर बांधकर नारक द्वितीय समय में स्थित हुआ जीव, यही है ना? नहीं 264 पानावर ना, 264 पाना पर नीचे है ना, वहां पर वो योग का निकाला कि वहां पर उसके नीचे का पैराग्राफ। पुनः इतने योग स्थान पूर्वोक्त योग स्थानों में से हीन होकर बांधकर नारक द्वितीय समय में स्थित हुआ जीव तथा पूर्वोक्त योग स्थान बंधक काल के द्वारा नारक तृतीय समय में स्थित हुआ जीव, ये दोनों ही सदृश हैं। दो जीवों में क्या फर्क हो गया कि एक जीव ने ज्यादा बंधक किया था और उसकी द्वितीय गोपुच्छा का ये हो गया, निर्जरा हो गई, और एक जीव अभी द्वितीय समय में स्थित है तो उसने बांधते समय ही कम बांधा था। इसलिए वो दोनों जीव, एक तीसरे समय में और एक दूसरे समय में, दोनों जीव समान हो गए। दूसरे समय में जो है वो अधिक उतने योग स्थान नीचे उतर करके बांधा हुआ जीव है, और एक पूर्वोक्त योग स्थान से बांधा हुआ जीव लेकिन तृतीय समय को प्राप्त हुआ है। मतलब योग स्थान कम करके नहीं, पहले जो योग स्थान था उससे बंद किया और वो द्वितीय समय में गया, और दूसरा जीव जो है उतना उसने बंद किया था, लेकिन उसकी द्वितीय गोपुच्छा निर्जरित हुई, मतलब उसने संचय ही इतना कम किया था, और यह जीव संचय ज्यादा था लेकिन उसकी निर्जरा हुई, ऐसा लेना है। मतलब एक दूसरे समय में स्थित जीव और तीसरे समय में स्थित जीव दोनों समान है। बराबर। पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और इसको ग्रहण कर एक दो, मतलब कौन सा लेना? तृतीय समय में स्थित हुआ जीव, तीसरे समयातला 1-2 परमाणु आदि के क्रम से हीन करके एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ विकल्प प्रक्षेप का भागाहार 1.5 गुण हानि के अर्ध भाग से कुछ अधिक है। उसमें बहुभाग विकल्प प्रक्षेप होता है। यहाँ पर मैंने खुलासा किया, वो पढ़ रही, मुझे लगा कि वो है, वही खुलासा किया कि प्रथम जीव ने कम योग के द्वारा प्रथम समय प्रबद्ध का द्रव्य कम संचित किया है, इसलिए उसके द्वितीय समय में द्रव्य उतना कम है, और दूसरे जीव ने अधिक योग के द्वारा बड़ा समय प्रबद्ध बांधा था, इसलिए द्वितीय गोपुच्छ प्रमाण द्रव्य पहले जीव से अधिक था, उसकी निर्जरा होने के बाद इसका तृतीय समय में उतना ही द्रव्य शेष रहा। तो खुलासा किया बीच बीच में है ना, वो दो जीवों में क्या अंतर है, ऐसा 3-4 लाइन में थोड़ा थोड़ा जितना समझ में उतना किया है स्पष्टीकरण। चांगलं समजते। हाँ, पूर्वोक्त जीव को छोड़कर आगे पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और इसको ग्रहण कर 1-2 परमाणु आदि के क्रम से हीन करके एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ अपकर्षण के द्वारा कम कराना, एक परमाणु 285 कम करें। यहाँ विकल्प प्रक्षेप का भागाहार 1.5 गुण हानि के अर्ध भाग से कुछ अधिक है। उसमें बहुभाग विकल्प प्रक्षेप होता है। भागाहार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने पर एक कम भागाहार मात्र सकल प्रक्षेप हीन होते हैं। पहले से वो बता रहे हो ऐसा। इस प्रकार तब तक हानि करना चाहिए जब तक कि जितने मात्र तृतीय गोपुच्छ में सकल प्रक्षेप है उतने मात्र हीन नहीं हो जाते। इस प्रकार हीन होकर तृतीय समय में स्थित हुआ जीव तथा हानि के बिना
चतुर्थ समय में स्थित हुआ नारकी जीव, ये दोनों ही सदृश हैं। अब जैसे दूसरे तीसरे जीव का किया ना, वैसे यहाँ पर अधिक बंद करके वह चौथे समय में है, तीसरे को पुच्छा गलने के बाद चौथे समय में है, और एक जीव ने संचय ही कम किया है, उतने कम योग स्थान से उसने बांधा है, तो तृतीय समय में स्थित है, दोनों समान है। यहाँ सकल प्रक्षेप के बंधन विधान तथा योग स्थान अध्वान के लाने के विधान को जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार दीप शिखा के प्रथम समय तक ले जाना चाहिए। अबे दीप शिखा दीप शिखा का भी अर्थ कहीं पर भी उन्होंने दिया नहीं, जैसे वह उसका दिया नहीं ना गुणित घोलमान सफेद घोलमान का, वैसे यहाँ दीप शिखा का कुछ भी परिभाषा दी नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हमने उसका अर्थ ये निकाला है कि दीपक की लौ के समान भुज्यमान आयु का अंतिम वह काल लेना जहाँ आयु बंध का अत्यंत छोटा काल शेष रहता है। आसंक्षेप अपन कहते हैं ना, कम से कम आबादा रह करके जो आयु बंध किया जाता है उसको यहाँ पर दीप शिखा काल कहना। बराबर है। वो आयु बंध होने के पहले का समय, क्योंकि यहाँ पर अपना जगन्य संचय कहाँ दिखाएंगे वहीं पर दिखाते हैं। बराबर। दीप शिखा का जो प्रथम समय आता है ना, उसी में आयु का सबसे जगन्य संचय बताते हैं। तो दीप शिखा मात्र मतलब आयु बंध काल, उसके बाद आबादा और विश्राम, इतना जो काल होगा पूरा वो दीप शिखा काल कहेंगे। मतलब इतनी आयु तो वहां पर निकल चुकी, दीपक की लौ के समान उतनी रह गई है आखिर की आयु, उसको दीप शिखा कहेंगे। वो 50 पेज में तो दीप शिखा 100 बार आया है दीप शिखा का, लेकिन कहीं पर भी ध्यान है, लेकिन भाव से ऐसा वो समझ में आता है। अब एक सकल प्रक्षेप से दीप शिखा में पतित द्रव्य के लाने की विधि कहते हैं। एक सकल प्रक्षेप के द्वारा दीप शिखा में कितना द्रव्य पतित हुआ है, मतलब दीप शिखा मतलब उस समय से लेकर अंतिम निषेक तक जितना द्रव्य होगा उतना शेष रहेगा ना वहां पर। जगन्य आयु का जो संचय कहेंगे, तो दीप शिखा के समय में जितना गल करके अभी आयु बंध हुआ नहीं, और पहले पूर्व में आयु बांधी हुई जो आयु वो भी इतनी सब निर्जरित हो गई, तो कम ही संचय रहेगा ना वहां पर। आयु बंध करने के बाद तो और बढ़ जाएगा, इसलिए दीप शिखा के समय मतलब आयु बंध होने के पहले समय में आयु का जगन्य संचय बताएंगे, आगे जब बताएंगे तब जगन्य आयु का, तो उसी समय वहां पर जो जगन्य उसमें एक बढ़ाएंगे तो वह अजगन्य हो जाएगा ना द्रव्य, इसलिए यहाँ पर वो दीप शिखा का निकाल रहे पहले कितना होता है। फिर सोडलं की जीव होता नारकी जीव घेतलाय ना, नारक में वो द्वितीय समय की गोपुच्छा से अधिक बांध करके जो तीसरे समय में गया है वो जीव, और कम ही बांध करके द्वितीय समय में स्थित है। ऐसे दो जीवों की तुलना करके दीप शिखा के समय तक ऐसे नीचे उतरो तो अनुत्कृष्ट के भेद सब बीच के आते जाएंगे। एक में आकर्षण करके उतना गोपुच्छा कम करना, फिर उसको अगले समय का जो है वो अधिक बांध करके तीसरे समय में गया है द्वितीय गोपुच्छा का निर्जरा करके। ऐसे हर दो समयों की तुलना करते हुए दीप शिखा के समय तक ले जाना उसको। सब 33 सागर की जो आयु है वो सब ऐसे क्षीण करना उसको, तो सब बीच के अनुत्कृष्ट आयु के भेद आएंगे। आसंक्षेप काल लेना, वहां पर अंतिम समय में जो 8वां उत्कर्ष होगा या उस समय भी नहीं बंद किया तो मरण के पहले वो करता है, वो काल लेना। कम से कम वहां पर संचय रहना चाहिए ना, तो वो लेना का। हाँ, आसंक्षेप आबादा काल, फिर उसके पहले आयु बंद काल और उसके पहले का समय उसको दीप शिखा का समय कहेंगे। और बाकी के जीवों का नहीं लिया है, ये 2 ही लिया है, उसी में बाकी सब गर्भित हो जाएंगे। यथा 1.5 गुण हानि से गुणित अन्य अभ्यस्त राशि का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर 1 अंक के प्रति चरम निषेक का प्रमाण प्राप्त होता है। पश्चात इस भागहार को दीप शिखा से अपवर्तित कर विरलन करके सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर 1 अंक के प्रति दीप शिखा प्रमाण चरम निषेक प्राप्त होते हैं। पश्चात नीचे दीप शिखा से गुणित
एक अधिक गुण हानि को एक कम दीप शिखा संकलना से अपवर्तित करके विरलित कर उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति एक कम दीप शिखा संकलना प्रमाण गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। उनको उपरिम विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशियों में मिलाकर समीकरण करने पर हीन रूपों के लाने की विधि कहते हैं। यथा एक अधिक अधस्तन विरलन राशि मात्र स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण राशि से फलगुणित इच्छा राशि को अपवर्तित करने पर जो प्राप्त हो उसे उपरिम विरलन में से कम करने पर यहाँ के विकल्प प्रक्षेप का भागाहार आता है। इसका विरलन करके सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण होता है। यहाँ 1, 2 परमाणु आदि के क्रम से एक विकल्प प्रक्षेप मात्र प्रदेशों के हीन होने पर उतने मात्र ही अनुत्कृष्ट स्थान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हानि करके स्थित हुआ तथा एक कम उत्कृष्ट बंधक काल में पूर्व निरुद्ध योग से आयु बांधकर पुनः एक समय में पूर्व निरुद्ध योग से प्रक्षेप कम योग स्थान से आयु बांधकर नारकियों में उत्पन्न होकर क्रम से दीपशिखा के प्रथम समय में स्थित हुआ एक अन्य जीव, ये दोनों सदृश है। यहाँ पर क्या दीपशिख ब्रेक नहीं, दीपशिख ब्रेक नहीं, अब वो पूरा खत्म ही करेंगे। ब्रेक नहीं अभी 367 पेज तक पूरा खत्म कर देंगे। पूरा 505 पेज कंप्लीट करेंगे। हाँ 264 पेजवर झालं ना हे आता आपलं काय 265 तुम्ही वाचलं ते? मी आता 266 पानावर 65 पासून चालू केलं 66 पर्यंत वाचलं। तो यहाँ पर दीपशिखा का जो है वो द्रव्य निकालना है, तो उसके लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि एक सकल प्रक्षेप से दीपशिखा के पतित द्रव्य के लाने की विधि। एक सकल प्रक्षेप मतलब आपने माना हुआ 6144, उसमें से दीपशिखा में कितना द्रव्य पतित है। दीपशिखा मतलब अभी बताइए उतना जो काल है उसमें कितना संचय है वो निकालना है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले अंतिम निषेक निकाल करके अंतिम निषेक प्रमाण से लेकर के दीपशिखा तक जितना समय है सब अंतिम निषेक निकालेंगे। फिर उसमें जो चय अधिक है उतने चयों का संकलन करेंगे, मतलब वो चय उसमें मिलाएंगे। जैसे अपने अंतिम गुण हानि का द्रव्य है 100 माना है, तो उसमें 9 अंतिम निषेक आता है। लेकिन यहाँ पर जब 6144 अपन लेते हैं ना तो उस समय अंतिम निषेक का प्रमाण 8 आता है। ये थोड़ा सा 6300 का बंटवारा करेंगे तो 9 अंतिम निषेक अपन लाते हैं। मतलब समय प्रबद्ध को एक कम अनन्याभ्यस्त राशि से भाग देते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरी अनन्याभ्यस्त राशि से भाग दिया। कोई उदाहरण लेते हैं अभी 6144 समय प्रबद्ध माना और इसमें मतलब वहां पर ये उन्होंने दिया ना समय प्रबद्ध भागिले अनन्याभ्यस्त राशि, मतलब समय प्रबद्ध में अनन्याभ्यस्त राशि का भाग देंगे तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य आता है और अंतिम गुण हानि के द्रव्य में 1.5 गुण हानि से भाग देते तो अंतिम निषेक आता है। ये इससे अंतिम निषेक का भागार कितना अनन्याभ्यस्त राशि गुणे 1.5 गुण हानि, ये अंतिम निषेक का भागार है जो अपन ने पहले भी निकाला था। यहाँ पर 1.5 गुण हानि
पहले 6300 को लेकर के किया था ना, 63 गुणित 100/9, ये अंतिम निशय का भागाकार मतलब 700 आया था। वही यहाँ पर ये उदाहरण लिया है, इसलिए इसको यहाँ पर उस उदाहरण से लिया है 6144, इसमें 64 गुणित 1.5 गुणाने मतलब 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 8 आता है, अंतिम निषेक 8। अब इस अंतिम निषेक कितने लाना है एक साथ, जितने दीपशिखा के समय है उतने लाना है, क्योंकि दीपशिखा का द्रव्य पूरा निकाल रहे हैं ना। सकल प्रक्षेप से दीपशिखा में कितना द्रव्य प्राप्त होता है, एक सकल प्रक्षेप में से दीपशिखा में प्राप्त हुआ द्रव्य निकालना है। तो दीपशिखा का अंतिम निषेक निकाला। अब दीपशिखा का जो समय, अब अपन ने दीपशिखा का समय 8 माना, फिर इस उपरोक्त भागाकार को 8 से भाग देंगे, 64 गुणा 12 को 8 का भाग देंगे, दे करके उसका समय प्रबंध में भाग देंगे तो उतने अंतिम निषेक प्राप्त होंगे। हमेशा वैसा ही करते ना, जितने अंतिम निषेक अपने को लाना है उससे भाग दो। उलट झालं काय? उपरी मिरलन 96 येतात की अशी। अधस्तन विरलन कितना 1.5 गुणा हानि गुणित 99 राशि किया ना अपन ने, इसका विरलन करेंगे 64 गुणा 12 का विरलन करके 6144 को बंटवारा करके दिया तो 12 गुणित 64 कितना हुआ, 768। तो 1 ऐसा मतलब यहाँ पर विरलन का प्रमाण अधस्तन विरलन बराबर 64 गुणा 12 बराबर 768 और देय राशि क्या है 6144, लब्ध 8 मैंने एक अंतिम निषेक, अंतिम निषेक प्रमाण आया द्रव्य। तो 768 बार विरलन करेंगे, और उस पर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देंगे तो एक एक अंतिम निषेक आता है। अब यहाँ पर जो उपयुक्त भागाकार है विरलन है उसमें दीपशिखा के समयों का भाग दे करके जो आएगा उसका विरलन करके उस पर सकल प्रक्षेप को देंगे तो 64 गुणित मतलब 768 है, उसमें दीपशिखा का समय अपन ने 8 माना, तो कितना आया 96 आया। अब उसका विरलन करो और सकल प्रक्षेप को समखंड करके दे दो तो 8 गुणा आएगा ना, क्योंकि 8 का भाग 64 आएगा। और जितने दीपशिखा के समय है उतने अंतिम निषेक आएंगे, दीपशिखा प्रमाण अंतिम निषेक आएंगे। अब यहाँ पर अपने को ये चय सहित लाना है, ऐसे अंतिम समय से लेकर के दीपशिखा के समय तक सब अंतिम निषेक हुए। अब इसमें एक चय अधिक है, 2 चय अधिक है, 3 चय अधिक है, इस प्रकार एक चय अधिक है ना। तो दीपशिखा के जितने समय है उतने समयों का संकलन करेंगे और उसका भाग इसमें देंगे। अब और अधस्तन विरलन क्या करेंगे, दीपशिखा गुणित 1 गुण अधिक गुण हानि, इसमें अपन गुणाने अधिक एक समय बटे दीपशिखा का संकलन, एक कम दीपशिखा का संकलन, क्योंकि अंतिम निषेक में चय नहीं है इसलिए दीपशिखा के जो समय है उसमें से एक कम करके उसका संकलन किया, एक का संकलन, एक बार संकलन से भाग दिया। अब अभी यहाँ पर क्या हुआ, उदाहरण में गुणाहानि और दीपशिखा समान हुई है इसलिए थोड़ा सा ये होता है, लेकिन अपने को समझना है खाली दीपशिखा 8 समय और 1 अधिक गुणहानि 9 और दीपशिखा -1 का संकलन कितना होगा, दीपशिखा का 8 माना उसके 7 का संकलन करो कितना हुआ 28 हुआ ना, 7 गुना 8/2
4 में 28, 28 हुआ। 8 9 72 बटे 28 मतलब कितना हुआ? 2 सही। यहाँ पर शेष रह गया वह 28 दूनी 56 और 16 रह गया, 16 बटे 28 मतलब ही क्या होगा? हाँ 4 सही 7 होगा। 16 रह गया ना, 16 को और 28 को इसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 और 4 7 28, तो ये 2 पूर्णांक 4 बटे 7 आता है। अब यह सब अभी अपना ये बराबर लाने के लिए अपने यहाँ पर क्या मान लिया उसको? तो यहाँ इसलिए यहाँ पर छेदन अपने को 28 लाना है ना। तो 28 नहीं आता है, लेकिन संगति बिठाने के लिए हमने 28 लब्ध लिया है यहाँ पर। ऊपरी विरलन के प्रति प्राप्त राशि में मिलाकर समीकरण करने पर यहाँ पर इसका विरलन किया और 64 को यहाँ समखंड करके दिया तो कितना आया? यहाँ पर 28 आया। अब 64 और 28 इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 92 आया। वो वास्तविक अपन वो 63 से कर लेते तो 100 आता है ना, लेकिन यहाँ पर 8 अंतिम निषेक आया इसलिए यहाँ पर 92 आता है। तो ये पूरा जो दीपशिखा का द्रव्य आया, एक इसका द्रव्य आया दीपशिखा अपने 8 समय माने और इस चौंक का संकलन करके उसमें जोड़ दिया तो ये दीपशिखा का द्रव्य आता है। मतलब एक सकल प्रक्षेप में से दीपशिखा में इतना पतित होता है। इसमें से अपने को भागार निकालना है उसका। तो मतलब इतना द्रव्य लाने के लिए कितना भागार है? 92 लाने के लिए कितना भागार है? तो हमेशा त्रैराशिक जैसा करते हैं वैसा निकालेंगे, हानि हो जाएगी ना यहाँ पर भागार में, क्योंकि अधिक लब्ध लाना है तो भागार में हानि होगी। तो अधस्तन विरलन अधिक एक स्थान जाने पर 1 की हानि होती है, तो ऊपरी विरलन में कितने हानि होगी? नीचे का निकालोगे यहाँ पर। प्रमाण राशि अधस्तन विरलन प्लस 1 में 1 भागार में 1 की हानि होती है, तो ऊपरी विरलन में कितनी हानि होगी? ऊपरी विरलन कितना है यहाँ पर? 64 को लाने के लिए नहीं 96 है बराबर। हाँ 96 कितनी हानि होगी? तो अधस्तन विरलन अभी कितना अपने माना था? 23 बटे 2 बटे 7 लिया था, तो उसमें एक अधिक किया तो 7 दूनी 14, 2 बटे 2 सही 7, उसमें एक अधिक मिलाया 7 दूनी 14 और 2 16, 16 में 7 मिलाएंगे तो कितना होगा? 23 बटे 7 में 1 की हानि होती है, तो 96 में कितनी होगी? तो 96 गुणित 7 बटे 23, इसको उल्टा भाग करके दिया ना, कितना है लब्ध? 672 बटे 23, यह हानि रूपांक है। तो 96 में से कम करेंगे हानि रूपांक तो क्या आएगा? वहां पर दीपशिखा का पूरा द्रव्य लाने का भागार होगा, उसी को यहाँ विकल्प प्रक्षेप भागार कहा। वो विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण हुआ। सकल प्रक्षेप में से जितना दिया गया उसी को विकल्प प्रक्षेप कहते हैं। बराबर। अब वापिस क्या निकाले? विकल्प प्रक्षेप कितने होंगे वो निकाला है।
उसमें हानि कम करके निकाला। यहाँ पर हाँ भारतीय ते दाखवते ना ते क्या किया, इतना 672/23 आया था लब्ध। ये उपरी विरलन बीच में ना, उपरी विरलन मायनस हानिरूप अंक बोर्ड करून दाखवा ते ना मधलं, उपरी विरलन मायनस हानिरूप अंक बराबर इच्छित भागार आता है। तो 96 में से क्या करेंगे, 672/23 कम करना है, तो वहां 96 गुणित 23 होगा बटे 23, उसमें से 672 कम करना है, तो 2208/672/23 हुआ। तो उसका कितना है लब्ध, 1536/23, मतलब ये उसका कितना निकला, 66.18/23। इसको ही क्या कहेंगे, ये जो भागहार आया, इस भागहार से अपन सकल प्रक्षेप को भाग देंगे, तो दीर्घिका में पतित जो 92 द्रव्य आया था ना, वो आएगा बराबर। तो इसी भागहार को विकल प्रक्षेप भागार कहा। अब ये विकल प्रक्षेप भागार का विरलन करेंगे और सकल प्रक्षेप को खंड कर समान खंड करके देंगे, तो एक एक पर दीपशिखा में पतित द्रव्य आएगा, उसी को कहा विकल प्रक्षेप। एक विरलन पर जो आया यहाँ पर उसको क्या कहा, विकल प्रक्षेप। एक कम सा विरलन ऊपर आया उसको विकल प्रक्षेप नहीं कहा। जो विकल प्रक्षेप भागार का समान विरलन करके सकल प्रक्षेप को समान खंड करके दिया, और एक एक विरलन पर जो आया उसको विकल प्रक्षेप कहना। वो अजगण्य द्रव्य निकालने में वो भी ऐसा ही है, वो समझना। नहीं तो इधर के विकल प्रक्षेपों की परिभाषा उधर लगाएंगे तो लब्ध बराबर नहीं आएगा। यहाँ एक एक विरलन पर जो प्राप्त द्रव्य है, मतलब दीपशिखा का द्रव्य, संक्षेप में एक सकल प्रक्षेप में से दीपशिखा में प्राप्त हुआ जो द्रव्य है उसको ही विकल प्रक्षेप कहा, और उसको लाने के लिए जो भागहार है उसको विकल प्रक्षेपक भागहार कहा है। इतना दीपशिखा के अंतर्गत आयु का द्रव्य पतित है। निरुद्ध योग मतलब उस योग स्थान को पकड़ करके, ऐसा निरुद्ध योग मतलब वहां पर रोका गया योग ऐसा नहीं करना। इतने योग स्थान है, अब इतने योग स्थान उतर करके जो वहां निरुद्ध योग होगा, मतलब वहां पर जो योग होगा उसके द्वारा आयु बंद किया है। पश्चात कुठं 266 पानावर खालून 7वी ओळ। पश्चात पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और इसको ग्रहण कर 1-2 परमाणु आदि के क्रम से हीन करके एक विकल प्रक्षेप प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न कराकर स्थित हुआ जीव तथा सब समयों में निरुद्ध योगों से ही आयु बांधकर एक समय में 2 प्रक्षेपों से हीन योग स्थान से आयु बांधकर नारकियों में उत्पन्न होकर दीपशिखा के प्रथम समय में स्थित हुआ एक अन्य जीव, ये दोनों सदृश हैं। मतलब अब ये अलग अलग जीव किस अपेक्षा से ले रहे हैं कि कम कम योग से आयु बंध किया है। पहला जो जीव लिया वो अधिक योग से बांधा हुआ जो है वो दीपशिखा के अंतिम समय प्रथम समय में प्राप्त हुआ। दूसरा जो उससे एक योग कम करके आयु बंध उसने किया है और उतनी आयु उसने बांधी है, उतनी उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा बांधी है और वह दीपशिखा के प्रथम समय में प्राप्त हुआ है। तो एक अपन विकल्प प्रक्षेप क्रम करते पहले जीव में से, तो दूसरा जीव कम आयु बांध करके आया हुआ है। कम आयु मतलब द्रव्य कम बांध करके, क्योंकि कम योग से बांधा है। ऐसा जीव लिया दूसरा, फिर उसको पकड़ करके फिर कम करेंगे। फिर तीसरा जीव कौन सा होगा कि पूर्व योग स्थान में और प्रक्षेप कम योग से बांधा हुआ, ऐसा वो जीव लेना है। तो कम कम आयु का द्रव्य जिसने बांधा है, मतलब उसके लिए क्या करेंगे, योग जो है वो कम करेंगे। इस प्रकार हानि करके एक समय से परिणत योग स्थान प्रक्षेप भागहार में जितने विकल्प प्रक्षेप है उतने मात्र की हानि होने तक ले जाना चाहिए। उनकी हानि सब समयों का आश्रय करके करना चाहिए, क्योंकि एक समय का ही आश्रय कर उसके योग्य योग स्थान प्रक्षेप भागहार प्रमाण उतरने की संभावना नहीं है। इस प्रकार हानि करके स्थित हुआ जीव तथा एक समय कम बंधक काल में पूर्व निरुद्ध योगों से
आयु को बांधकर नारकियों में उत्पन्न होकर दीप शिखा के प्रथम समय में स्थित हुआ एक अन्य जीव, ये दोनों सदृश हैं। इस प्रकार जगन्य बंधक काल के अवस्थित होने तक पहले सब योग क्रम को से- कम करना, उत्कृष्ट बंधक काल रखना, सब में योग को कम करना, फिर एक एक समय बंधक काल में कम करना, ऐसे जीव लेना, फिर उस सभी को दीपशिखा के वहां प्रथम समय में लाना। ऐसे इतने प्रकार हो जाएंगे उसके, क्योंकि आयु का बंध अन्य अन्य योगों के द्वारा किया है, कम कम योगों के द्वारा, इसलिए उसका संचय कम है, इसलिए उसकी को पुच्छा है सब कम कम हो करके वहां पर संचय द्रव्य पहले जीव से कम होगा। फिर पहले जीव में आकर्षण के द्वारा कम करना, और दूसरा जीव उतने विकल्प प्रक्षेप कम होने पर दूसरा जीव पूर्व भाव में योग कम योग के द्वारा बांधा हुआ जीव लेना। अब इस प्रकार हर समय में योग कम करते जाना, फिर समयों में एक एक समय कम करते जाना बंधक काल में, उत्कृष्ट बंधक काल से लेकर के जगन्य बंधक काल तक उसके एक एक समय कम करेंगे, तो वो पूर्व जीवों से आगे आगे का जीव वो कम संचय वाला प्राप्त होगा। तो सबसे जगन्य बंधक काल के द्वारा, जगन्य योग के द्वारा जो आयु बांध करके आया हुआ जीव है उसका सबसे कम संचय होगा। हाँ, वो अभी जगन्य आयु बंधक का स्वामी भी बताएंगे ना, आयु द्रव्य का आने वाला स्वामी है। वही होगा जीव, वहां तक अनुत्कृष्ट स्थान लेना है ना सब। इस प्रकार जगन्य बंधक काल के अवस्थित होने तक क्रम से बंधक काल के समयों की हानि करना चाहिए। यहाँ सबसे अंतिम विकल्प कहते हैं, यथा जगन्य बंधक काल और उसके योग्य योग से नारकायु को बांधकर नारकियों में उत्पन्न हो दीप शिखा के प्रथम समय में स्थित है। बंधक काल भी जगन्य और उसके योग्य योग। सब काल में तो जगन्य योग नहीं पाया जाएगा, इसलिए जितना जितना जगन्य कम से कम योग होता है उस जगन्य योग में रखना उसको। प्रथम समय में स्थित ऐसा समझकर उतारना चाहिए। पश्चात एक दो परमाणुओं की हानि आदि के क्रम से एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। हाँ। इस प्रकार हानि करके स्थित हुआ जीव तथा एक समय कम जगन्य बंधक काल में उसके योग्य योग से आयु को बांधकर पुनः एक समय में प्रक्षेप कम निरुद्ध योग से आयु को बांधकर दीप शिखा के प्रथम समय में स्थित हुआ एक अन्य जीव, ये दोनों समान हैं। इस प्रकार 1, 2, 3 योग स्थान से लेकर निरुद्ध समय में उसे उतारना चाहिए जब तक कि असंख्यात योग स्थान न उतर जावे। पश्चात उसको वहां ही स्थापित कर इसी क्रम से द्वितीय समय को असंख्यात योग स्थान होने तक उतारना चाहिए। इसी प्रकार इस क्रम से सब समयों का उनके योग्य असंख्यात योग स्थान होने तक उतारना चाहिए। इस प्रकार उतारने पर जघन्य योग और जघन्य बंधक काल से नारकायु को बांधकर नारकियों में उत्पन्न हो दीप शिखा के प्रथम समय में स्थित जीव के अनुत्कृष्ट जघन्य प्रदेश स्थान होता है। सबसे जघन्य बंधक काल और सबसे जघन्य योग। सबसे जघन्य योग मतलब उसके योग्य लगाना। वो जीव का सबसे जघन्य संचय होगा। वह अनुत्कृष्ट का लास्ट अनुत्कृष्ट का जघन्य प्रदेश स्थान है। यह स्थान जितने दूर जाकर प्राप्त होता है उतना उतरा। जेवढं कमी होईल तेवढं कमी करायचं त्यात। जितना कम हो सकता है उतना कम करना उसमें से। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश स्थानों में से अनुत्कृष्ट जघन्य प्रदेश स्थानों को घटाने पर जो शेष रहे उसमें जितने परमाणु है उतने मात्र अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थान है। सबसे सरल एकदम कितने अनुत्कृष्ट स्थान है, उत्कृष्ट संचय में से जघन्य संचय माइनस करो तो जितने भेद हुए उतने अनुत्कृष्ट स्थान के भेद हुए। क्योंकि एक एक परमाणु घटाना है इसलिए उतने स्थान हो जाएंगे जितने कम हैं। वे सब एक स्पर्धक हैं क्योंकि वे निरंतर क्रम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जीव समुदाहार ज्ञानावरण के समान कहना चाहिए। इस प्रकार समुदाय मतलब हर
स्थान में कितने जीव है, तो जगन्य स्थान में कम जीव होंगे और उत्कृष्ट में भी कम होंगे और बीच में ज्यादा जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार अपने भीतर संख्या स्थान और जीव समुदाहार को रखने वाला उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अभी अपने इस शिविर में 2 प्ररूपण मतलब 4 हो गए, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय और अनुत्कृष्ट संचय, और आयु का उत्कृष्ट संचय और अनुत्कृष्ट संचय। अब जगन्य अजगन्य दोनों का अगले शिविर में होगा, वो अभी पक्का नहीं है। ना तसं कसं सांगते? अगोदरचा समय घ्यायचा। हाँ, वहां से लेकर के नरक भाव का अंतिम समय, वहां तक वो पूरा दीपशिखा का काल कहेंगे। उपयोग को अंतर्मुख करते हुए निरायु स्वरूप निज ध्रुव को जानिए। जन्म मरण से अतीत ऐसा मैं हूं। आयु के कारण मैं नहीं हूं। मेरे कारण आयु नहीं है। शुद्ध परम पारिणामिक भाव स्वरूप ऐसा मैं हूं। उत्पन्न होने वाला नहीं हूं। मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं। मैं नियत हूं, शाश्वत हूं, एक हूं, अखंड हूं। कर्म की प्रकृतियों से रहित हूं। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद आदि अनंत गुणों से संपन्न हूं। विसर्जन। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं।